Minister, once again, it's an honor to have you here. उम्मीदें हैं, सपने हैं, ताकत का आसमान है, दोस्ती है, रिश्ते हैं, भरोसे वाला हिंदुस्तान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड आप वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं। बारिश हो रही है जरा। सुबह सुबह आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंचे थे तो छाते के साथ निकलना पड़ा, लेकिन वो रिमझिम बारिश आज फिर एक बार सुबह में है। और हालांकि यहाँ पर लगभग 8:30 बजे, आपके लिए रात जरूर है, शाम जरूर है, लेकिन यहाँ की ये सुबह है और धीमे धीमे रफ्तार से ही अब वॉशिंगटन डीसी में हम लोग भी रफ्तार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन, जी हाँ, दो शक्तिशाली आप कह सकते हैं देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो चर्चा कल होने वाली है उस पर पूरे विश्व की नजर है। लेकिन उससे पहले टॉप सीईओ से आज पीएम मिलेंगे। हम उसी होटल विलर्ड के सामने से ये लाइव कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी मौजूद है। पूरे विश्व की नजर है और खास तौर पर सबसे ज्यादा चीन पाकिस्तान को खटक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान आज यहां पर है, प्रधानमंत्री यहां पर है और इस चर्चा के जरिए कूटनीति के क्षेत्र में बाहुबली साबित होता हुआ हिंदुस्तान दिख रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान है, एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे कि कूटनीति के नजरिए से आज देखिए वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भी पीएम की मुलाकात है। कई लोगों की नजर इस मुलाकात पर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि माना जाता है कि विचारधाराओं के मतभेद खुलकर कई बार सामने आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी की विचारधारा हो और कमला हैरिस और उनकी सोच की। लेकिन इन सब के बावजूद कूटनीति के नजरिए से कमला हैरिस ने हमेशा बहुत सोच समझ कर ही बातें कही है। लेकिन आज पीएम से मुलाकात होगी, सबकी नजर है किस तरह की बिजली कड़केगी या फिर एक दोस्ताना हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े और चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। एक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत, ख्वाहिशें और सपने लेकर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और एक बार फिर अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में उम्मीदों का एक नया आसमान दिखाई दे रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है। तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। क्या निर्णय, क्या आपको लगता है क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो अभी जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, तो ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टाइम के वक्त इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की काफ़ी जरूरत पड़ती है। नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के जिस विलर्ड होटल में ठहरे हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलर्ड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है, कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ। वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए, उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यहाँ पर बैरिकेड लगाकर। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल में हैं, लेकिन कुछ ही देर में उनके व्यस्त कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा।
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:15 बजे पीएम मोदी होटल के इब्राहिम लिंकन स्वीट में 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक उनकी बात होगी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी से मिलने के लिए विलर्ड होटल में आएंगे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम है। दोनों देशों के आपसी मुद्दे तो हैं ही, अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता, पाकिस्तान की चालबाजी और चीन की बढ़ती ताकत भी दोनों देशों के लिए बड़ा मुद्दा है। अमेरिका को इस बात का इल्म है कि किसी भी हाल में हिंदुस्तान को ना तो इग्नोर किया जा सकता है और ना ही हाशिए पर रखा जा सकता है। हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो चीन को अपनी हद में रख सकता है, और अगर पूरे विश्व को चीन को अपनी हद में रखना है तो भारत एक बहुत बड़ा रणनीतिक उस देश का दोस्त बन सकता है। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारी चल रही है। क्वाड मीट के जरिए एक संदेश पूरे विश्व को दिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर एक शक्तिशाली समूह बन रहे हैं जो चीन की विस्तारवाद नीति या फिर पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों की जो एक पूरी नीति है आतंकवाद और आतंकवाद के साय को बढ़ाने की, उन सब पर अंकुश लग सके। पीएम मोदी के इस दौरे की सबसे अहम मुलाकात शुक्रवार को यानी कल होगी। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन से आमने सामने मिलेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद क्वाड की बैठक होगी जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी शामिल होंगे। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। इससे बड़ा कैनवस नहीं हो सकता है। वॉशिंगटन डीसी से आप हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद है। मुलाकात उनकी आज होनी है कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट से, लेकिन इससे पहले जरा यहां की सुबह का नजारा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बारिश हल्की जरूर हो रही है लेकिन ये आपको यहां का नजारा देखने से नहीं रोक सकती है। और ये तस्वीर देखिए सुबह के, जिसे कहा जा सकता है विश्व के सबसे शक्तिशाली जगहों में से एक, क्योंकि इसी विलर्ड होटल के ठीक दाईं तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको व्हाइट हाउस भी मिलता है जहां पर राष्ट्रपति हैं। और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है आज सुबह भी आपको दिखा दें, क्योंकि देखिए सीक्रेट सर्विस के लोग यहां पर मौजूद हैं। एंट्रेंस को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है होटल के, इसके सामने की बल्कि पूरी सड़क को रोक दिया गया है। जो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स होते हैं जो अक्सर हम किसान आंदोलन के वक्त हिंदुस्तान में सड़कों पर देखते हैं, इस तरह के सीमेंट बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं। और इस तरफ भी दिखा दीजिए एक बार, आज की सुबह भी चूंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, और एक बार फिर वो जो ट्रक्स हमने आपको पहले भी दिखाया था, सड़क के दोनों तरफ ऐसे ही ट्रक्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी सड़क किनारे यहां पर होटल के बगल में अपनी कार को पार्क नहीं कर सके। तो सीक्रेट सर्विस, और एक बार इधर फिर से दिखा दीजिए, सीक्रेट सर्विस उनके कपड़ों पर भी लिखा हुआ है, उनके जो जैकेट्स है उस पर लिखा हुआ है, और ये सभी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर करे हुए हैं। और ऐसे ही लोग, ये तो फ्रंट साइड है होटल का, ऐसा ही पीछे की तरफ भी है। चारों तरफ से इस होटल को इसी तरह से सीक्रेट सर्विस ने घेरा हुआ है, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान मिल रहे हैं, अब उनका परिचय आपको करा देते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत हम लोग करेंगे। ये हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। गुरदीप सप्पल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जेड तरार साहब जो कि प्रवक्ता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय पुरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। मनीषा सिंह हमारे साथ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काउंसिल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स की है, वो जुड़ रही हैं। इसी के साथ जसदीप सिंह साहब, ट्रंप सपोर्टर, पिछले दिन भी हमारे साथ थे। अजय जैन भुटोरिया, बाइडेन सपोर्टर, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ की राजनीति का पूरा रंग सामने आता ही नहीं है जब तक आप ट्रंप वर्सेस बाइडेन, जो अलग अलग विचारधाराओं की एक जंग है, उसको सामने नहीं रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे लगता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को और जेड तरार साहब को दिखाइए, क्योंकि ये एक ऐसी दोस्ती बन रही है। और हमने जेड तरार साहब बहुत अच्छा नाम भी इसका दिया है
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अर्थ ये है कि चाहे वो एक वक्त पर ट्रंप सरकार के साथ था या फिर आज जो बाइडेन के साथ, रिश्ता अमेरिका और इंडिया का है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और जबरदस्त स्पीड में इस वक्त बढ़ रहा है। ज़ैद साहब। जी बिल्कुल, जनाब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आप राष्ट्रपति बाइडेन का कहना सुने, ख़ास तौर पर अगर हम उनके यूएन जनरल असेंबली के स्पीच को अगर करीब से देखें, तो वहाँ राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इस वक्त हमारी राजनीति में 3 प्रायोरिटीज़ हैं। पहले तो ये है कि हमने कोविड-19 को काबू में रखना है, उसको हटाना है, ये तो ज़ाहिरी बात है। और इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने एक नया वादा किया है कि अब अमेरिका 50 करोड़ अधिक कोविड-19 वैक्सीन दुनिया में बांटेगी। यानी कि इस वक्त 1 बिलियन से भी अधिक हमने कोविड-19 वैक्सीन को रखें। दूसरी चीज़ ये है कि हम जानते हैं कि अब मौका है और वक्त आ गया है कि हम क्लाइमेट चेंज को भी काबू में रखें, क्योंकि अगर हमने इस दौरान अपने वादों को पूरा नहीं किया, अगर हमने एम्बिशियस टारगेट को नहीं बनाया, तो आने वाले दिनों में इंतहाई मुश्किल होगा। और तीसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर से जो हम इस पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं, उसको हमने सुरक्षित में रखना है। तो अगर आप इन 3 प्रायोरिटीज़ को देखें, तो हर एक प्रायोरिटी का इंडिया के साथ भी बहुत जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपने कोविड-19 वैक्सीन को बांटने हैं, उसको बनाने हैं क्वाड के ज़रिए, तो इंडिया शामिल है। अगर आप ने ग्रीन एनर्जी से अपनी बिजली हासिल करना है, तो इंडिया भी आता है इसमें, क्योंकि इंडिया का शायद दुनिया भर में वन ऑफ द टॉप सोलर पैनल प्रोड्यूसर्स हैं। और जी, अगर हमने रूल्स बेस्ड ऑर्डर के बारे में बात करना है और एक स्पष्ट इंडो पैसिफिक को यकीनी बनाना है, तो इंडिया का भी किरदार है इसमें। दौरा रहा है, पूरे विश्व की नजर होगी, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट अगर कुछ हुआ है बीते दिनों तो तालिबान का टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान पर। उनकी सरकार बन गई है। पूरे विश्व में ऊहापोह की स्थिति है कि ये तो आतंकियों की पूरी फौज वाली सरकार बन गई है, उसको मान्यता दी जाए नहीं दी जाए। इस बीच 2 देश जो प्रभावित होते हैं वो मिल रहे हैं। 2 राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन, और उधर अब इमरान खान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी मिलने वाले हैं। क्या कुछ समझे और किस तरह से इसे देखा जाए? लेकिन मैंने ये सुना है कि तालिबान के ज़रिए हमने क्या चर्चा करना है इंडिया के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा सुरक्षित और खुशहाल देश बने, और जो हमने तरक्की देखी है पिछले 20 साल में, वो अगले 20 साल में भी हम देखें। तो इसलिए हम बहुत करीब से जुड़े हुए हैं अपने सहयोगियों के साथ, ताकि हम तालिबान को स्पष्ट तरीके से बता सकें कि पूरी दुनिया की इस वक्त नज़र काबुल पर है। बहुत करीब से हम देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वादे हमने सुने हैं तालिबान से, वो यकीनी बनाएंगे। और सिर्फ हम नहीं, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी इसमें शामिल हैं और यूएन जनरल असेंबली में भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया का किरदार है अफ़गानिस्तान में, हमने बहुत मेरे ख्याल में स्पष्ट तरीके से कहा है कि इंडिया भी शामिल है इसमें, क्योंकि एक रीजनल एलाई है। और बल्कि अगर हम देखें कि शायद चंद हफ्ते पहले एक मिनिस्टरियल मीटिंग में इंडिया वहाँ पे भी मौजूद था। हमारे जो जर्मनी में हमने कायम किया है हमारे विदेश मंत्री ब्लिंकन के साथ। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो बिल्कुल सिर्फ क्वाड नहीं, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप भी बहुत करीब से देख रहे हैं जहाँ तक अफगानिस्तान का मामला है। ठीक
ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर त्रिवेदी से जल्दी से कमेंट लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु जी, मैं वही सवाल पर वापस आना चाह रही थी कि जब हम देखते हैं कि एक तरफ इस पूरे इलाके में अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान का जो रवैया है, चीन का जो रवैया है, क्या उसको भी एक संकेत मिलेगा? क्या अमेरिका भी ये जानता है कि चीन को उसकी हद में रखना है तो हिंदुस्तान के साथ इस तरह का एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है? अंजना जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ऐसे ही एक रोचक तथ्य भी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि ये जो होटल द विलार्ड है जहां पर आज मोदी जी रुके हैं, इसके बारे में एक धारणा यह भी है कि जो पॉलिटिक्स में लॉबिंग शब्द का प्रयोग होता है, वो एक बड़े फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1870 के आसपास, शायद यूलिसेस ग्रांट, वो इस होटल की लॉबी में आकर बैठ जाया करते थे। चूंकि इसमें वॉशिंगटन में बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स भी हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने की, तो वहां पे तमाम कंपनीज के लोग आने लगे थे और उनसे मिलकर अपनी बातें करवाने लगे थे। उस लॉबी वर्ड से ही लॉबिंग शब्द की उत्पत्ति इसी विलार्ड होटल से हुई। आज कितनी बड़े परिवर्तन का समय है कि 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ आज मोदी जी से उसी होटल में मिल रहे हैं। यानी एक प्रकार से परोक्ष रूप में लॉबिंग है भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। ये भारत के प्रति एक बदलते नजरिए और बदलते रुचि का परिचय। अब मैं आता हूं अफगानिस्तान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चूंकि आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, लेकिन चूंकि आपने होटल विलार्ड और उसके इतिहास को जरा छेड़ा है तो कैमरे के साथ अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाकई एक ऐतिहासिक होटल है और जो भी यहाँ पर आता है वो हमेशा जिस शब्द का आपने जिक्र किया कि लॉबिंग और कैसे ये एक पावर सेंटर के तौर पर हमेशा रहा है अमेरिका में, उसका नजारा हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। और यहाँ जैसे हमने आपको बताया सीक्रेट सर्विस के लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा नजारा इस पूरे होटल का है। और सुधांशु जी, अलग अलग मीडिया सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को हम जरा दिखा दें कि ये जो हिस्सा है होटल विलार्ड का, ये सबसे ऐतिहासिक कोर्टयार्ड के तौर पर इसको आप कह सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि आपने नाम ले लिया तो मैं भी चाह रही थी कि अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि जब ये जो पूरा नजारा है ये विलार्ड सेंटर का दिखाइए, ये होटल विलार्ड का पूरा सेंटर है। और जिस हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की आप बात कर रहे थे, वाकई एक पावर सेंटर के तौर पर उससे देखा जाता है। और इसी होटल विलार्ड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं टॉप सीईओ से। 5 ऐसे टॉप सीईओ जिनका नाम आप देखिए, आप ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां जिनका रियल एस्टेट में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट वो कर सकती हैं, ऐसी कंपनियों के सीईओ के साथ आज पीएम की मुलाकात है। और इसी विलार्ड होटल का, जिसके इतिहास की बात आप कर रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि जरा दर्शकों को अपने दिखा दे। ये देखिए, ये वो पूरा भव्य कोर्टयार्ड है इस होटल का। ये कोर्टयार्ड आप जो देख रहे हैं, ये भव्य कोर्टयार्ड है इस होटल विलार्ड का, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद है। हिस्टोरिकली जबरदस्त सिग्निफिकेंस है और इसीलिए जब सीईओ के साथ मुलाकात हो, हालांकि यहाँ के बाद सुधांशु जी आइजनहावर टावर जाएंगे पीएम, क्योंकि आइजनहावर टावर में ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से उनकी मुलाकात है। लेकिन हर सीईओ को जो ने 15-15 मिनट का टाइम दिया है वो इसी हिस्टोरिक होटल से है। आप अपनी बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। अब देखिए, जो आपने अफगानिस्तान का विषय छेड़ा था, वहां पे मैं कहना चाहूंगा कि यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी सुरक्षा से सीधा संबंधित है, चूंकि हमारी पश्चिमी सीमा के आसपास यदि इस प्रकार की शक्तियां सक्रिय होती हैं तो हमारे लिए एक चुनौती है। अमेरिका की दृष्टि से देखें तो आज अफगानिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ ईरान के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। पाकिस्तान पर आज अमेरिका के मुकाबले चाइना का प्रभाव कहीं बढ़ता जा रहा है और तालिबान की गवर्नमेंट को जिस ढंग से चाइना मान्यता देकर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, यदि इन तीनों जगहों पर अमेरिका के संबंध खराब होते हैं तो फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ के मुहाने के ऊपर, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार करने का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन यानी रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए यह अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से हट जाने के बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत की सुरक्षा के लिए। और मैं अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि मुझे ध्यान आता है कि 31 दिसंबर 1999 को, उस समय जब प्रेसिडेंट क्लिंटन से को सीएनएन ने इंटरव्यू दिया था, तो उनसे पूछा गया था कि 20वीं शताब्दी में अमेरिका आर्थिक शक्ति रहा, 21वीं शताब्दी में आप भविष्य क्या देखते हैं? तो उन्होंने कहा, हम 20वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति रहे, 21वीं में भी रहेंगे। पर भारत और चीन 2 देशों का नाम लिया था, उसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा था भारत में मुझे बहुत संभावनाएं दिखती हैं।
और उसके बाद आप याद करिए जब प्रेसिडेंट बुश रहे तो उन्होंने कहा कि इंडिया कैन बी अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड चाइना कैन बी अवर स्ट्रेटेजिक कंपटीटर। उसके बाद ओबामा ने यह कहा कि इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज। और ट्रंप के जमाने में क्या हुआ वो सबको दिखाई पड़ रहा है। और आज जो बाइडेन के जमाने में जिस ढंग की गर्मजोशी आई है तो यह कहीं ना कहीं दिखा रही है कि दोनों देशों के बीच में एक तारतम्य जो पिछले 2 दशकों में डेवलप हुआ है, मोदी जी ने उसको एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया है। अब देखिए एक और भी आपको बात बताता हूं। जैसे आपने कहा कि विलर्ड के बाद आइजनहावर टावर जाएंगे, अब यहां पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा। यहां जितने विशेषज्ञ बैठे हैं उनको भी ध्यान होगा, आइजनहावर के जमाने से भी एक नई चीज अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। प्रेसिडेंट आइजनहावर ने 1957 में एक आइजनहावर डॉक्ट्रिन दिया था जिसमें यह था कि जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन दुनिया में हो रहा है उसको चेक करने के लिए किस ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और कहा गया था जो कंट्री अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। और आपको ध्यान हो आइजनहावर प्लान के तहत सबसे पहले अमेरिकी सहायता लेने वाला देश पाकिस्तान था। और देखिए उस समय किया था और आज पाकिस्तान कितना बड़ा सरदर्द बन गया। तो मेरा मानना है अगर विलार्ड का अपनी जगह महत्व है तो आइजनहावर टावर भी हमें कुछ याद दिलाता है। तो मेरे विचार से पुरानी जो चीजें हैं उनसे सीख लेकर अमेरिका और दोनों ही देश और बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे। और हमारा उद्देश्य यहां किसी भी कंट्री के साथ कोई कंपटीशन करना या प्रतिस्पर्धा नहीं है, परंतु भारत की तो स्थिति एकदम भिन्न रही है। मैं अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा अंजना जी। देखिए अमेरिका के ओरिजिनल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। क्योंकि कोलंबस यहां पे बाई एक्सीडेंट उतर गया था क्योंकि वो इंडिया की खोज में था। इसका अर्थ क्या हुआ कि नियति का कोई कनेक्शन था अमेरिका और भारत के बीच में। खोजने तो गया था इंडिया को और उतर गया अमेरिका में, इसीलिए आज तक वहां वेस्ट इंडीज भी है और वहां इंडियन रेड इंडियन वहां के मूल निवासी कहलाते हैं। तो इंडियन का कनेक्शन तो अमेरिका की खोज के पहले से ही इस धरती से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प तरीके से आपने पूरी बात रखी, लेकिन ये भी है कि आज पूरा विश्व हिंदुस्तान को खोज रहा है जब उसे इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी रणनीति अपनी कूटनीति डिसाइड करनी है। और यही महत्व है हिंदुस्तान का। जल्दी से मैं संजय पुरी आपके पास अब आना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल बहस में घुसूं। जल्दी से एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट जब आप देख रहे हैं इन मीट्स को इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि पोस्ट कोविड हर कंट्री अपनी रिकवरी को देख रहा है कि कैसे वो बेहतर कर सके, कैसे अर्थव्यवस्था में जान फूंक सके। पीएम आज इन टॉप सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी नजर सबसे ज्यादा किस पर है? क्योंकि अडोबे के भी सीईओ है, ब्लैकस्टोन, तमाम बड़ी बड़ी फर्स्ट सोलर ऐसी कंपनियां हैं जिनके सीईओ के साथ पीएम मिल रहे हैं। मिस्टर पुरी, ये सारे सीईओज बहुत सिलेक्टेड सीईओज हैं। इनके पीछे बैकग्राउंड है। जैसे अगर आप देखें कॉलकॉम, इंडिया चाहता है कि हाई एंड इंजीनियरिंग सेल फोन्स और वो सब कॉलकॉम चिप्स बनाता है। आजकल चिप्स की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है। तो कॉलकॉम को बुलाया गया है। जनरल एटॉमिक्स एक डिफेंस और इंजीनियरिंग कंपनी है, इंडिया में मेक इन इंडिया का है और उसको बुलाया गया है। ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है, इंडिया को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। तो और अडोबी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसमें इंडिया की ऑलरेडी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो ये इसलिए इन लोगों को बुलाया गया है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है मैम। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सीईओज को बुलाएगा, ये सिलेक्टेड सीईओज है कि तुम इंडिविजुअल मीटिंग हो। जनरली 25 सीईओ साथ में होता है तो फोटो ऑप हो जाता है। ये होगा कि आपको क्या चाहिए, किस किस्म की प्रॉब्लम है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है। और जिस चिप की आपने बात की जिसको लेकर कास की, इस पर भी बड़ा बवाल हिंदुस्तान में बचा कि कास की बिक्री कम हो गई है, लेकिन इस चिप की कमी देखिए किस तरह से बिजनेस इंटर रिलेटेड होता है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है मौसम खुल रहा है, बारिश थोड़ी कम हो रही है और कुछ ही देर में इसी होटल विलर्ड का, जिसका नजारा हमने आपको हर तरीके से लगभग दिखा दिया। हालांकि पीएम की एंट्री पीछे साइड से कल रात में कराई गई थी, लेकिन ये वो भव्य नजारा है वॉशिंगटन डीसी का होटल विलर्ड का जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब बारिश थम गई है, देखिए किस तरह का नजारा है। ये हिस्सा भी वॉशिंगटन डीसी का दिखाई है। आज सुबह की ये जो यहाँ की तस्वीर है वो एक तरह से पावर सेंटर के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक क्वाड मीट है जिस पर सबकी नजर है। एक ब्रेक के लिए हम जरूर रुक रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस क्वाड के जरिए एक हाइप बिल्ड हो रहा है। लेकिन क्या वाकई हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चीन को
कहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इस क्वाड के जरिए, उसकी ताकत के जरिए। इन सब पर चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए आज तक। तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से एक बार फिर हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। नजारा हर तरफ आज ऐसा जहां पर शक्ति और ताकत कैसे तमाम मुल्कों के एक साथ जुटकर चीन पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि चाहे आप तमाम बातें दोस्ती की देखें, कोविड को लेकर रणनीति की करें, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसनी है, बड़े तौर पर खाका उसी का दिखाई देता है। क्योंकि चीन पर चर्चा पर जब यहां पर भी हम लोगों ने बातचीत की और सवाल पूछे, तो चीन को लेकर तो इतना साफ है कि चीन की चर्चा होगी, चीन की उस उभरते हुए ताकत की चर्चा होगी जिसके जरिए वो न सिर्फ अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे ले जाना चाहता है, बल्कि उसी के साथ उसके जितने तौर तरीके हैं, आप देखिए तालिबान की सरकार में जो उसकी भूमिका रही, अफगानिस्तान में जो उसकी भूमिका रही, जो पाकिस्तान की रही, ये सब दुनिया के लिए एक चिंता का सबब है। मनीषा सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, अजय जैन भुटोरिया साहब जुड़े हुए हैं, सप्पल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि सुधांशु जी आप इस पर जवाब दीजिए, क्या आप भी ये मानते हैं सप्पल साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तालिबान की सरकार अभी अफगानिस्तान में बनी, उसके बाद यूएनजीए के यूएस में होते हुए न्यूयॉर्क में पीएम बोलेंगे 9 बजे संडे को, लेकिन उससे पहले पीएम के साथ ये बाइलैटरल मीट दिखाता है कि कूटनीति के इस खेल में एक बड़े बाहुबली के तौर पर हिंदुस्तान, भारत उभर रहा है। सप्पल साहब जी, मेरे को बोला आपने, शुक्रिया। देखिए, मोदी जी अमेरिका गए हैं तो वाहवाही भी होगी और हर चीज ऐतिहासिक भी होगी, ये तो तय बात है। लेकिन अभी उनका भी इतिहास बन गया है, 2019 में भी गए, 2017 में भी गए। अभी की बात करने से पहले थोड़ा याद दिला दिया जाए कि 19 में क्या हुआ था। अगर आपको याद हो, केवल 2 उपलब्धियां थी। एक ह्यूस्टन में प्रोग्राम किया था, हाउडी मोदी हाउडी ट्रम्प, उसका हश्र हम जानते हैं। और दूसरा जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई सीईओ से मिलने जा रहे हैं, तब 17 एनर्जी के कंपनियों की सीईओ से मिले थे 17 से, और उसके बाद आज तक वहां से तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हाँ, भारत की पेट्रोनेट ने 1.25 लाख करोड़ के करीब $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसी पेट्रोनेट ने जिसको बेचने जा रहे हैं। तो ये हमारा इतिहास, वहां के हमारे प्रधानमंत्री की विजिट का यहाँ का इतिहास रह गया है। 17 के अंदर गए थे तो ड्रोन्स के फाइनल किए थे, ड्रोन, गार्जियन ड्रोन। हमारे यहाँ ड्रोन अटैक भी हो गया जम्मू में, आज तक गार्जियन ड्रोन आए नहीं है। तो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अभी की बात आपने कही, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बोलेंगे, वो एहसास दिलाएंगे कि अफगानिस्तान का इशू जो खड़ा हुआ है पिछले 1 महीने से, मतलब आप चाह रहे हैं कि वो जो बाइडेन को जो मतलब आप चाह रहे हैं सप्पल साहब, वो जो बाइडेन को पूरी करने दीजिए कि आंखों में आंखें डालकर बोले कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, मैं वजह बताता हूँ। वजह ये है कि जब पहले 4 देशों का ग्रुप बना, जिसको ट्रायोगा प्लस बोला, जिसमें रशिया था, चीन था, पाकिस्तान और यूएसए, और जब रशिया भारत को उस मीटिंग में बुलाना चाहता था तो पाकिस्तान ने विरोध किया और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत को उस ग्रुप में नहीं रखा गया। भारत की आवाज उस ग्रुप में नहीं रही। उसके बाद अभी 3 दिन पहले नया ग्रुप बना, ऑकस, जिसमें अमेरिका है, यूके है, यूएस है, भारत फिर नहीं है। भारत सबसे बड़ा देश है जो प्रभावित है। अभी आपने देखिए 2 दिन पहले देखा, हमने खबर आई है कि 3.25 लाख करोड़ का हेरोइन अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आया है। 3.25 लाख करोड़ कितना होता है? पूरे अफगानिस्तान का आधा बजट। तो हम ना केवल टेररिज्म से प्रभावित हो सकते हैं, हम नार्कोटिक्स से हो सकते हैं, लेकिन हमारी से नहीं है, हम अकेले हैं। कोई भी ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय बना है, अमेरिका हमारे साथ नहीं दिख रहा है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी को उनसे बोलनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। ये दोस्ती जो है एक तरफा नहीं हो सकती है ना, दोस्ती 2 तरफा होगी। दूसरी बात, उम्मीद है कि वो ये भी बात करेंगे कि जो अमेजन ने भारत के अंदर 8,500 करोड़ की रिश्वत बांटी है, उसकी वहां जांच कराएं, क्योंकि छोटे दुकानदारों का व्यापार मारने के लिए अमेजन ने लॉबिंग की है देश के अंदर। ये मुद्दा भी आज प्रधानमंत्री उठाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। केवल वाहवाही और सीईओ के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी और इसमें दबके ना रह जाए। पिछले 3 विजिट का इतिहास यही है कि विजिट बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन असर कुछ नहीं आया। कुछ ही देर में अब यहाँ पर जो टॉप सीईओज हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तस्वीरें अब धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, मुझे लगता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आप सवाल का जवाब दीजिए। जो आरोप वो लगा रहे हैं उसका जवाब क्या होगा आपके पास? देखिए, वैसे तो आज का अवसर यह था कि आरोप प्रत्यारोप न होकर
हम आज देश के संदर्भ में बात करते बेटर रहता। फिर भी यही सप्पल साहब ने कहा है तो मैं सिर्फ ये याद दिला देना चाहता हूं। हाँ, मैं आपको उसका उत्तर तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूं। आपके सारे दर्शकों से कह रहा हूं, कोई भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के भी नीचे कब आ गया था? जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और उसके लिए उत्तरदायी कौन था? उसके लिए उत्तरदायी ये था जो 80 के दशक में इंदिरा जी और राजीव जी की पूरी प्रचंड बहुमत की सरकार है। 1980 में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार चाइना से दोगुना ज्यादा था। अब चंद्रशेखर जी की सरकार थी। अरे भाई आप बात, 3 महीने की सरकार में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा सप्पल साहब? इतने लोग ना समझ नहीं होते। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने में 10 साल मैं बोल रहा हूं भाई। नरसिम्हा राव जी तो आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आज के समय में अपने टर्न पे बोलिए, टीम थी तो देश को अपने टर्न पे बोलिए। तथ्यों को गलत मत रखिए ना। तथ्य तो मैं ये रख रहा हूँ कि 17 सीईओ से मिले थे 19 में, तो उसके बाद क्या हुआ? अब मैं तस्वीर आपको रख रहा हूं, अब सुन लीजिए। अब आपको पूरी करा दिया, अब आपको पूरी तस्वीर बता रहा हूं। ओहो, अब मैं पूरी बात कर लूं, तब उसके बाद आपको जो अनुचित लगे आप मेरी बात काट दीजिएगा, ठीक? 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $7 बिलियन और चाइना का 2.7। 1990 आते आते 1 बिलियन रह गया, 1 बिलियन से कम, और वो 100 बिलियन हुआ अटल जी की सरकार में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी की सरकार में, और 642 के ऊपर है आज, जो भारत का ऑल टाइम हाई है। उसके बाद आपको नजर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने तथ्य बता दिया। कोई भी जाके हुआ था ये भी बता दीजिए कि कहां चाइना खड़ा था। सिंह जी की सरकार में कितने गुना हुआ था ये भी बता दीजिए। हम आज की डेट पे आ रहे हैं। अगर आप ये बात मानेंगे तो भारत 642 बिलियन डॉलर बता तो रहा हूं भाई आपको, उसके बाद भी उसमें असुविधा महसूस होती है, तो इसलिए महसूस नहीं होती है। बोला अब अपने टर्न पे बोल लीजिएगा, जो मैं बोलूं जैसे आप बोल रहे थे मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब दूसरी बात, मौका दीजिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आपको मौका बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसने अमेरिका के बाहर अपना पहला ऑफिस कब खोला था? किस देश में? भारत में खोला था, बेंगलोर में, सन 2000 में। किसकी सरकार थी? अब अमेजन ने हैदराबाद में अपना ऑफिस खोलने का डिसीजन लिया है, किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। और अब देखिए, उन विषयों पे ज्यादा ना जाएं तो बेटर रहता था, वरना सप्पल साहब ये अमेरिका की बात चल रही है। ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि 2010 में जब वो भारत आए थे तो उन्होंने इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह जी के हवाले से ये लिखा कि 26/11 के हमले के बाद इसलिए यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई नहीं की ताकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। अब अगर इतना आपके अंदर जागरूकता आई है तो ओबामा जी पे जाके मानहानि का मुकदमा करवा दीजिए। तो जो कुछ लिखा गया मैंने तो फैक्ट के साथ बोला है, क्या किताब में लिखा और क्या स्टैटिस्टिकल डाटा है पिछले 40 सालों में जब जब सरकार रही और कैसे कैसे ऊंचाइयां हमने छुई और मोदी जी की सरकार में हम कहां तक पहुंचे। और एक और बात फाइनली समझ लीजिए, जब भी कभी कोई विवाद होता था कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था आपके जमाने में, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज स्थिति क्या है कि केवल एक चाइना खड़ा होता है हमारे खिलाफ, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। और यूएन जनरल असेंबली का सेशन होने जा रहा है, धारा 370 के बाद सर के बल खड़ा हो गया चाइना, मगर एक लाइन का प्रस्ताव भी लाने नहीं पाया। यह हमारी कूटनीतिक दक्षता का प्रमाण था। अब यदि आप इसको स्वीकार न करना चाहे, जब चाइना के साथ हमारा विवाद हो जवाब तो उस समय चीन के साथ कौन खड़ा था? सिर्फ 2 देश, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। आप तीसरे देश का नाम मुझे बता दीजिए जो चाइना के साथ खड़ा हो। प्रधानमंत्री जी, अंजना जी मैं बोल दूं? अंजना जी, मैं आज सुबह की तस्वीर यहाँ कोशिश नहीं इस पे जवाब दे लीजिए। आपने बोला कि मैं बीच में नहीं बोलूं, आप जवाब दे। सुधांशु जी आ रही हूँ। सप्पल साहब थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, बीच में मत बोलिए। तो अभी भी आप बीच में बोल रहे, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। सप्पल साहब सिर्फ 2 लाइन में आपको अपनी बात बोलनी होगी। 2 लाइन में नहीं, 1 मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। सुधांशु जी भूल गए। नहीं 1 मिनट नहीं है साहब, 2 लाइन में अपनी बात बोले प्लीज, ब्रेक का टाइम हो गया है। भारत आजाद हुआ था ना और गरीब मुल्क था,
तो अमेरिका और रशिया 2 ब्लॉक थे और नेहरू जी ने अपने पीछे 100 देश खड़े कर लिए थे गुटनिरपेक्ष। आज आप भूल रहे हैं, आज आप इस बात को कहते हैं कि भारत के साथ कोई था नहीं। भारत की परंपरा जो रही, भारत का जो इतिहास रहा है, उसको अगर आज आप नकारेंगे, जो भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब। सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब। सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब। आवाज नीचे कीजिए सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन में। देखिए देखिए वैसे तो आज ये विषय नहीं था, फिर भी आपने नेहरू जी ने कहा तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब हम आजाद हुए तो हमारे पास 25 लाख की फौज थी, हमारे पास एयरफोर्स बहुत ताकतवर थी। चाइना के आगे स्ट्रेटेजिकली चाइना तिब्बत का है, तिब्बत चाइना का है, कोई मानने को तैयार नहीं था, नेहरू जी ने मांग करवाया। यूएन में चाइना कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी, भारत को मिल रही थी 51 में, नेहरू जी ने उसको दिलवाया। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाकर उन्होंने चाइना के पक्ष में वीटो कर। दिलचस्प है, जब भी हम मोदी दौर की बात करते हैं, बात नेहरू इंदिरा सबसे होती है, यहाँ पर पहुंचती है और लाजमी भी है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच आज पूरे विश्व की नजर है यहीं पर, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर आगे व्हाइट हाउस है, आइजनहावर टावर उसके बिल्कुल बगल लगा हुआ है, वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात होनी है और यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ पीएम की मुलाकात कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। निवेश के नजरिए से क्या कुछ हो पाएगा, इन सब पर रहेगी नजर। आप देखते रहिए आज तक। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से आज आप हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, क्योंकि इसी होटल विलर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर आगे दाईं तरफ है व्हाइट हाउस, जहां पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कल होने वाली है उनकी मुलाकात। लेकिन उससे पहले आज आइजनहावर टावर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से। सबकी नजर है कि किस तरह की ये बैठक, किस तरह से दोनों का मिलना जुलना होता है। लेकिन इन सब के बीच आज इसी होटल विलर्ड में पीएम टॉप जो सीईओज हैं अमेरिका के, उनके साथ मिल रहे हैं। निवेश के क्या नए तरीके खोजे जा सके, इन सब पर चर्चा हो रही है। अर्थव्यवस्था में कैसे कोविड के बाद फिर से जान फूकी जा सके, ये प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो आइए वॉशिंगटन डीसी के इस भव्य नजारे के साथ एक छोटे से ब्रेक पर आपको छोड़े जा रहे हैं। हल्ला बोल में आप चर्चा जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे की देख रहे हैं, लेकिन यहां से आसमान में जो नए बादल एक तरह से चीन के ऊपर मंडराते हुए नजर आएंगे, उस पर पूरे विश्व की नजर रहेगी, क्योंकि समूह शक्तिशाली देशों का, अब अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया यही कोशिश करेगा कि कैसे चीन की नकेल आने वाले वक्त में कसी जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो आज की ये सुबह आप देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सीईओ से मिल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान क्या कूटनीति के क्षेत्र में एक बाहुबली के तौर पर उभरा है, ये पूरे विश्व की नजर और उसी की चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए आज तक।